हे व्हाट्सअप इंस्टाग्राम फेसबुक दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सोच रहे होगे कि आज ये ऐसे अलग अंदाज में कैसे। सो द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस अंदाज इज की आज मैं अपने वीडियो का रिव्यू करने वाला हूँ। सॉरी, एक्चुअली वीडियो नहीं, एक्चुअली दिस इज अ मूवी फॉर मी। बहुत दिल से और बहुत प्यार से बनाया मैंने। सो दिस इज अ मूवी फॉर मी और मैं आज अपनी मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ। व्हेन आई शेयर दिस वीडियो विथ माय फ्रेंड्स, विथ माय डियरेस्ट वन, तो आज बहुत से लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया और देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आल्सो क्वेश्चनड मी कि यार ये आपने कैसे शूट किया, व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दैट एंड ऑल दोज थिंग्स। तो मैंने सोचा कि चलो यार, इसको एक एक को आंसर देने से अच्छे कि इसका एक रिव्यू बनाते हैं, इसका अच्छा वीडियो बनाते हैं और ये सबको सबके साथ शेयर करूंगा। और इसके पीछे के कुछ भी फनी सीन होंगे या फिर कुछ गुड गुड हमारे कुछ अच्छे अच्छे मोमेंट्स होंगे तो मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। और वाइल शूटिंग बहुत मज़ा आता है, बहुत अनएक्सपेक्टेड बातें होती है हमारे साथ जो कि बहुत कुछ सिखा जाती है, बहुत मज़ा आता है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, चलो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। अभी आ जाते हैं हम हमारे स्क्रीन पे और ये मेरे को लगाना पड़ेगा क्योंकि एडिटिंग के लिए मैंने हमारे जो पीसी है उसमें नया सॉफ्टवेयर नहीं डलवाया, एक साउंड नहीं डलवाया, जिससे हमको एडिटिंग में प्रॉब्लम जाता है। तो मेरा जो साउंड है वो इसी में आता है। आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन मैं फिर भी आपको सारा कुछ शेयर करूंगा। ओके, फाइनली अभी अब हमारे स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपको यहाँ पर वीडियो को देखने मिलेगा। मैं आपको पूरा वीडियो तो नहीं दिखाऊंगा, आपको थोड़े थोड़े क्लिप्स यहाँ पर दिखाऊंगा डेफिनेटली। और अभी हमारा ओपनिंग सीन आता है जहाँ पर नीलेश चाय पी रहा है। एंड ये सीन का बिहाइंड द सीन ऐसा है कि ये सीन बनाने का एक्चुअली मेन मोटो ऐसा था कि मुझे स्टोरी को ज़्यादा खींचना नहीं था। एक्चुअली अगर मैं खींचने बैठा ना तो उसको 3 घंटे की मूवी बना सकता हूँ। आई हैव दैट पोटेंशियल एंड आई हैव दैट पावर ऑल्सो। लेकिन मैंने इसको ऐसे नहीं बनाया बिकॉज आई वॉन्ट कि 15-20 मिनट कैसे निकल जाते पता नहीं चलता। तो मैं चाहता था कि 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर लोगों को जितना इन्फ्लुएंस कर सकते कर सके। इसीलिए मैंने स्टोरी को ज़्यादा बिल्कुल खींचा नहीं है, डायरेक्टली मेन पॉइंट पे आया हूँ, बस कैरेक्टर इस्टेब्लिश कर दिया, डायरेक्टली मेन स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। उसी तरह से फर्स्ट सीन के सीन है कि पहले सीन में नीलेश और प्रशांत बैठे हैं और वहाँ पर एक आपने ऑब्जर्व किया होगा या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन निको नीलेश वहाँ पर रील स्क्रॉल कर रहा है कंटिन्यूसली एंड ही डोंट नो कि आजू बाजू क्या हो रहा है। इसका मतलब दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। एक्चुअली क्या हो रहा है कि आजकल का सोशल मीडिया इतना कंज्यूम हो रहा है ना लोगों को कि लोग ना बिल्कुल अपने आजू बाजू में क्या हो रहा है नहीं देखते। ये मेरा इंटेंशन था कि सोशल मीडिया आपको कैसा प्रॉब्लमेटिक बना सकता है और आपको कितना समाज से दूर करता है, ये बताने के लिए मैंने ये सीन रखा है। और ये पता नहीं कितने लोगों को समझ में आया होगा, बट एज ए डायरेक्टर आई वांट टू शो इन एवरी फ्रेम आई वांट टू शो दैट कि यार कुछ बेस्ट और कुछ मैसेजफुल और कुछ मीनिंगफुली इस मैसेज जाए। ये मेरा इंटेंशन था। और जैसी बात में प्रशांत आता है कि प्रशांत के हाथ को चोट लगी तो वो भी वही बोलता है कि जैसे रील के चक्कर में मुझे पता नहीं चला, वैसे रील के चक्कर में गाड़ी वाला मुझे ठोकने वाला था। इसका मतलब कि वो भी उसी रील के कंजम्पशन करता है और जिससे उनको काफ़ी उसके साथ बुरा हादसा होते होते वो बचता है। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ फर्स्ट सीन यही था कि मुझे कैरेक्टर इस्टेब्लिश करना था और काफ़ी अच्छी तरह से हुआ है, आई थिंक, मुझे तो ऐसे लगा है। उसमें थोड़ा सा फनी एलिमेंट भी ऐड करना था, इसलिए वो चाय के दो दो सिप ऐसे मैंने ऐड किए। मतलब आप अगर सीन 1 को ही अगर ब्रेक डाउन करते हो तो वो पहले उसमें मैसेज भी है जिसमें सोशल मीडिया कंजम्पशन का मैसेज है, और उसके बाद में अलर्ट रहना कितना मैसेज है, और फिर उसके बाद में फिर नीलेश का कैरेक्टर इस्टेब्लिश होता है कि नीलेश को लड़कियां वगैरह क्या कैसे पसंद आती है ना एंड ऑल। और प्रशांत का भी कैरेक्टर इस्टेब्लिश होता है कि प्रशांत को ये सारी चीज़ें बहुत बुरी लगती है। प्रशांत उसे हमेशा अलर्ट करता है, बहुत दिनों से अलर्ट करता आ रहा था, लेकिन नीलेश कभी सुनता नहीं है। नीलेश का अपना एक ईगो होता है। दिस इज़ द फर्स्ट सीन। फर्स्ट सीन में बाकी दूसरा कुछ है ही नहीं, इतना ही है। अभी हम जाते हैं हमारे सीन 2 की तरफ। सीन 2 को देखा जाए तो सीन 2 में तो वही हुआ है कि जो सीन नीलेश ने सीन 1 में क्रिएट किया था कि वो लड़की को कैसे देखता है और वो चाहता है कि बाबा हर लड़की के साथ उसका कुछ ना कुछ रिलेशन हो। यही वो ट्राई करने के लिए सीन 2 में उसको पता चलता है कि वो एक लड़की को प्रपोज करके आता है, लेकिन वो लड़की उसे रिजेक्ट कर देते बिकॉज ऑफ सम रीजंस। एंड फिर वो प्रशांत के पास जाता है। प्रशांत उससे फिर से समझाता है कि भाई मैं देखो हमेशा समझा तो समझ यार, एक दिन तू बहुत बुरा फंसेगा, लेकिन ही स्टिल डोंट केयर अबाउट ऑफ एनीथिंग। एंड फिर वही सीन 2 में भी फिर मैंने कैरेक्टर को और इस्टेब्लिश करना चाहा कि कैरेक्टर इस्टेब्लिश कैसे और बेटर हो जाए ताकि लोगों को और वो अपना अपना सा लगे। वही एक मोटो था मेरा कि सीन 2 में भी कैरेक्टर का भी इस्टेब्लिश हो, और आई थिंक सीन 2 में दोनों कैरेक्टर का भी इस्टेब्लिश हो जाता है कि दोनों का थिंकिंग के बारे में पता चल जाता है कि व्हाट दे थिंक एक्चुअली। यही था मेरा इंटेंशन एज ए डायरेक्टर और एज ए राइटर ऑफ द सेकंड सीन। लेकिन इसका फनी सीन मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगा। इसका फनी सीन ये था कि ये हमने शूट किया है ऑलमोस्ट रात के 10:30 बजे के आसपास। एक मंदिर है एक गाँव में बिरमगुट के एक गाँव में एक मंदिर है,
वहाँ पर हमने शूट किया तो रात के कम से कम 10:30 बज रहे थे। सो वहाँ पर जैसे ही हम, अंधेरा था, बहुत अंधेरा था, जैसे ही हम ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पे भाई कुत्तों ने जब हल्ला बोल दिया हमारे पर, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, ये जो मैं नहीं चाहता था वही मेरे साथ हुआ। आई हेट कुत्ते, एक्चुअली आई डोंट हेट कुत्ते, लेकिन आई हेट कुत्ते। मेरे को उनसे बहुत डर लगता है। बाकी दे आर क्यूट, लेकिन दूर से, पास से नहीं बाबा। सो इसका यही फनी सीन है कि हमारे पीछे वो कुत्ते लग गए थे, लेकिन थैंक गॉड हमारा एक दोस्त था हमारे साथ में, नीलेश का फ्रेंड जिसका नाम साहिल है। एंड फाइनली वो नहीं डरता था कुत्तों से, तो उसने हमको काफ़ी अच्छे से ऊपर पहुंचा दिया। सो इट वॉज फनी, काफ़ी मज़ा आया ये सीन शूट करने में। फिर इसके बाद में आता है हमारा सीन नंबर 3। सीन नंबर 3 को मैंने थोड़ा सा लाइटली रखा है कि लाइक सैलाब आने से पहले की जो शांतता रहती है वो दिखाया मैंने सीन नंबर 3 में, कि लाइक बस एक नॉर्मल सीन, कि जो एक दो सीन को अगर कंटिन्यूसली अगर सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाते गए ना तो फिर वो आखिरी में बोर हो जाता है। सो दैट्स व्हाई आई वाज लाइक कि चलो यार थोड़ा सा इसको थोड़ा नीचे लेते हैं ताकि सीन नंबर 4 और ऊपर जाए। सो एज यू नो दैट कि फिर सीन नंबर 4 में तो क्या प्रशांत आता है, देन वो न्यूज़ वगैरह सुनता है। सो दैट वाज टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी। वहाँ से स्टोरी थोड़ा सा चेंज होती है अपना, नॉट थोड़ा सा, बहुत सी स्टोरी चेंज हो जाती है अचानक से, चाहे एकदम वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। एंड दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। और इसका इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसमें जो न्यूज़ रिपोर्टर का जो वॉइस आप सुनते हो वो और किसी का नहीं भाई, मेरा ही है। वो आवाज़ मैंने निकाला है और काफ़ी मज़ा आया मुझे एक्चुअली वो करते समय। एक्चुअली आई डोंट हैव एनी आइडिया कि वो न्यूज़ रिपोर्टर कैसे बोलते हैं, और मैं ज़्यादा न्यूज़ देखता भी नहीं हूँ। एंड आई डोंट हैव दैट आइडिया। लेकिन जब मैं इसे शूट कर रहा था, जब मैं इसे डब कर रहा था, तो मुझे बहुत मज़ा आया। तो फिर मैंने पूरा सर्च किया थोड़ा सा, और थोड़ा फिर उसको काफ़ी लिखा, एक दो बार प्रैक्टिस की, और दूसरे टेक में फटाक से अपन ने बोल दिया और मुझे काफ़ी मज़ा आया। इस भी उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है कि चाय में वो क्या बोलते समझ में नहीं आता है, लेकिन उसको थोड़ा सा ट्विस्टी बनाना था, थोड़ा क्रंची बनाना था, तो जिससे लोगों को समझ में भी आया और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगे और वो न्यूज़ रिपोर्टर लगे। सो या इट वॉज लाइक दैट। तो मुझे बहुत मज़ा आया वो सीन शूट करने में। एक्चुअली टीवी पे हम क्या देख रहे थे पता है क्या? हम देख रहे थे महाराष्ट्राची हास्य जत्रा। एक्चुअली म्यूट करके हम हास्य जत्रा देख रहे थे और उसके पीछे फिर मैंने ये साउंड डाला है। एडिटिंग का कमाल भाई, एडिटिंग का कमाल। जो दिखता वो नहीं होता, लेकिन जो दिखाता वो अच्छा दिखाता हो, ठीक है। एक्चुअली सीन नंबर 4 के बाद हमारे आपको सीन नंबर 5 हमारा दूसरा था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो यार, ये सीन नंबर 5 दूसरा है, प्रशांत का घर। और प्रशांत, एक्चुअली सीन नंबर 5 ये है कि प्रशांत सो रहा होता है और उसे कंटिन्यूसली न्यूज़ सुनाई देती है और वो देख के उठ जाता है। एक्चुअली सीन नंबर 5 अलग था, लेकिन एज ए डायरेक्टर वो बाद में जैसे जैसे शूट हो रहा था और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ रही थी, आई वॉज थिंकिंग यार इतना इम्पोर्टेंट ये सीन नहीं है, वो थोड़ा लेंदी हो जाता। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मुझे स्टोरी को लेंदी नहीं करना था, एकदम कट टू कट और पॉइंट टू पॉइंट मुझे आपको स्टोरी दिखानी थी। सो फिर वो सीन कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद हम आगे डायरेक्टली सीन नंबर 6, जो हमारा इनडायरेक्टली सीन नंबर 5 है, क्योंकि 5 तो कैंसिल हो चुका है ना। तो 5 नहीं है एक्चुअली, 5 6 है, लेकिन 6 जो है वो भी 6 नहीं है, वो 5 है। ओके, समझ रहे समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो। तो फिर उसके बाद आता है सीन नंबर 5। तो सीन नंबर 5 में थोड़ा सा एज ए डायरेक्टर मैंने सोचा कि थोड़ा इसको सिनेमा का लिबर्टी लेके थोड़ा सा कि इसको फिल्में बनाते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि बस वो रिप का जो जस्टिस फॉर हमारी गर्ल जो साक्षी है, उसका नाम मधु रखा था मैंने, जस्टिस फॉर मधु के लिए जो वीडियो है। तो वहाँ पर मैंने देखो पहले इसमें ना कैरेक्टर का चेहरा नहीं दिखाया कि वो कौन बैठा है, बिकॉज इसका रिवील होता है एंड में, ताकि लोगों को थोड़ा सा एक सिनेमैटिक और थोड़ा सा एक फिल्म का एक एक्सपीरियंस है कि यार चलो इस पर कुछ तो है। ऐसा प्लेन अगर बनाए तो मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए मैंने पहले इसमें उनका चेहरा नहीं दिखाया, ताकि लोगों को सस्पेंस में बना रहे कि है कौन और इसने इसको गले क्यों लगाया। ये सवाल बहुत से लोगों के बारे में आए, लेकिन बाद में उनको पता चले जाता है। ऑब्वियसली स्टोरी खत्म होते होते सब कुछ पता चल जाता है। तो यही मेरा इंटेंशन था कि इसको थोड़ा सा फिल्मी बनाए, थोड़ा सा ड्रामेटिक बनाए। तो इसीलिए मैंने बस सीन नंबर 5 में बस उनको सिर्फ लाया, दिखाया, और बाकी कुछ नहीं। फिर क्या सीन नंबर 6 हमारा आता है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रशांत काफ़ी रोता रोता अपने घर में आता है और उसकी माँ से पूछती बेटा तू क्यों रो रहा है। तो लेकिन फिर प्रशांत उसके जो अंदरूनी कैरेक्टर है उसको बाहर निकालता है कि प्रशांत को काफ़ी बुरा लगता है कि लाइक कोई ऐसे कैसे कर सकता है यार। नॉट ओनली प्रशांत, ऐसे दुनिया में बहुत से लोग हैं, आप भी हो ऐसे कि जिनको डेफिनेटली बुरा लगेगा। और हमेशा अपन सवाल खुद से पूछते हैं कि यार ऐसे कोई कैसे कर सकता है। वी कांट इमेजिन अवर सेल्फ ऑन दैट पोजिशन। अब हम अपने आप को बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते कि हम ऐसा करेंगे। लाइक अगर ये सोचेंगे भी तो लाइक वी फील वेरी इनवियस अबाउट अस। सो ये काफ़ी बुरा लगता है ऐसा सोच के भी। तो एक्चुअल में ये कोई एक्टिंग और ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये जो भी है ये एक इनर वॉइस है। एज मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग ये मैंने इनर वॉइस को अपने बाहर रखने की कोशिश की, और ये सारे जो भी थॉट्स है वो काफ़ी रियल है।
कि ऐसे नहीं होना चाहिए यार, ऐसा काफ़ी गलत होता है, जो रेप वगैरह है ये काफ़ी गलत होता है। सो इसी में भी उनका डायलॉग बाजी चलता है। और इसका फनी सीन ये है कि हमारी जो मेरी जो माँ बनी थी जिसका नाम है आयशा, एक्चुअली मूवी में इसका नाम नहीं बताया गया है, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम है आयशा। तो इसका फनी सीन है इसकी, उसको जॉब पे जाना था और बहुत अर्जेंटली जाना था और बहुत अर्जेंटली जाना था और बहुत अर्जेंटली जाना था। और सीन इतना लंबा था कि उसको मैंने तो फर्स्ट टेक दिया भाई। आई एम द फर्स्ट टेक आर्टिस्ट, वन टेक आर्टिस्ट हूँ ना मैं, यस। सो नहीं, एक्चुअली दो तीन लगे थे। तो इसको बहुत अर्जेंटली जाना था और सबसे गलती ज़्यादा यही कर रही थी। इसको बोल रहा कि यार तो फटाक से टेक दे, इतना हंस रही थी, इतना हंस रही थी कि फाइनली जब उसका क्लोजअप और लगाना था ना, तो मुझे आग बंद करके रिएक्शन देने पड़ते थे। हाँ माँ, क्यों माँ, क्या माँ, ऐसा माँ, तेरी माँ। तो एक्चुअली मुझे बहुत मज़ा आया था, बहुत 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 मज़ा आया था वो सारे सीन में। तो आयशा वॉज लिट। प्रशांत सोचता है कि अब यार जो करना है वो मैं ही करूँगा, और प्रशांत अपने घर से निकल जाता है क्योंकि बड़ी की शुरुआत छोटे से होती है, ही नोज दैट। एंड फिर वो घर से निकल जाता है। एंड फिर क्या, वो जाके फिर वहाँ पर जाता है सीन नंबर 7 पर। सीन नंबर 7 पर जाने के बाद प्रशांत उस जगह पे जाता है जहाँ पर मधु का रेप होता है। और वहाँ पर जाने के बाद जो न्यूज़ रिपोर्ट में, एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा अगर दिमाग पे जोर दे तो आप सोच रहे हो कि प्रशांत को कैसे पता कि ये सब क्या हुआ। तो सीन नंबर 4 में जब न्यूज़ रिपोर्टर सब कुछ बताता है तब टीवी पर जो है ये सारा सीन चलता है। दैट्स वाई प्रशांत नो कि ये कैसा होता है। सो ये कुछ ऐसी इलॉजिकल नहीं था, इसके पीछे भी लॉजिकल, इसके पीछे भी काफ़ी गहन और काफ़ी गहरी सोच थी मेरी कि इसको कैसे शूट करना है, क्या शूट करना है। सो वहाँ पर प्रशांत जाता है और वहाँ पर उसको पता चलता है कि यार हाँ ऐसे ऐसे रेप हुआ होगा, ये हुआ होगा। सो प्रशांत को सब कुछ दिखता है। और वहाँ पर भी देखो मैंने क्या किया कि सिर्फ कैरेक्टर दिखाया है, कौन है ये नहीं दिखाया है। आपको स्टार्टिंग में पता चल जाएगा कि सिर्फ उनके पैर दिख रहे हैं, उनका बॉडी दिख रहा है, लेकिन वो कौन है पता नहीं। जो मेरे दोस्त है, जो मेरे अपने, उनको पता ही चल जाएगा कि साक्षी नीलेश है, लेकिन जिन्होंने फर्स्ट टाइम देखा उनको तो डेफिनेटली पता नहीं चलेगा कि कौन है क्या है। So that was a surprising moment for everyone, and that was also a cinematic view of mine and a dramatic view of mine. So वहाँ पर प्रशांत जाता है, फिर वो देखता है कि लाइक उसको सब कुछ दिखता है और फिर उसको पता चल जाता है कि बाबा उसने पत्थर से उसके सर पे मारता, तो ही फील वेरी नेस्टी। देन उसके बाद में वहाँ से प्रशांत अपनी घर की ओर निकलता है। तब उसे वहाँ पर एक जिम होता है जिसका नाम है 54 फिटनेस क्लब, जहाँ पर मैं जाता हूँ। बॉडी देखो बॉडी। सो वहाँ पर उसे कैमरा दिखता है। एंड देन प्रशांत थिंक कि यार, वो देखता है कि ये तो इसमें कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली कवर हुआ होगा। तो प्रशांत फिर जाता है उनके जिम के अंदर और फिर वहाँ पर उनके मैनेजर से बात करता है जिनका नाम था बालकृष्ण सर। जो मेरे प्यारे मित्र बालकृष्ण सर, हमारा ना बहुत विषय गंभीर है, तो सर ने बहुत हेल्प की है। थैंक यू सो मच बालकृष्ण सर, आई लव यू। फिर उसके बाद में वहाँ पर प्रशांत जाता है। फिर प्रशांत को पता चल जाता है कि वहाँ पर और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो लड़की जा रही है और उसके पीछे और कोई नहीं, तो नीलेश रहता है। सो यहाँ पर मैं स्टोरी को और खींच सकता था। मुझे एक दो रिव्यू ऐसे आए कि सर यार आपने बहुत जल्दी स्टोरी को ख़त्म कर दिया, बस 15 मिनट का, ज़्यादा कम से कम वो 20-25 मिनट की रहती तो और मज़ा आता था। कॉल भी आ रहा है मुझे, लेकिन ठीक है मैं नहीं उठाऊँगा। सो 20-25 मिनट की अगर रहती थी तो बहुत मज़ा आता था, लेकिन यार मैं उसको ना नहीं खींचना चाहता था, वो थोड़ा लेंदी हो जाता था। इसलिए मैंने फटाक से बस पहले एक दो सीन में वो पता चल जाता है कि बाबा वो नीलेश है, तो कहाँ है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता है। फिर प्रशांत जाता है डायरेक्टली नीलेश के घर पे। नीलेश के घर पे जाने के बाद पता चल जाता है कि यार साला कुछ तो गड़बड़ है दया। नीलेश ने प्रशांत से कॉल पे झूठ बोला था सीन नंबर 3 में। लेकिन प्रशांत को रियलाइज होता है कि इसने मुझसे झूठ क्यों बोला, झूठ क्यों बोला, झूठ क्यों बोला, लेकिन फिर वो समझता है कि इसने पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। तो फिर इसके बाद हम जाते हैं सीन नंबर 5 में। सॉरी, नॉट सीन नंबर 5, इट्स सीन नंबर 8, जहाँ पर नीलेश एक टपरी में सुट्टा मारता है एंड प्रशांत उसे देखता है। एंड दैट वाज द वेरी स्केरियस्ट पार्ट ऑफ शूटिंग, बिकॉज हमारी टीम में कोई हम ऐसे स्मोक वगैरह नहीं करते, और हमारी टीम में वी डिडंट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ स्मोकिंग एंड ऑल दोस थिंग्स एंड एनी एडिक्शंस। हमको सिर्फ हमारे प्यार से और हमारे हमारे कले का एडिक्शन है, बाकी हमको कुछ नहीं है। सो दैट वॉज द वेरी स्केरियस्ट मोमेंट, क्योंकि हमने लाइफ में फर्स्ट टाइम सिगरेट हमारे मुंह में पकड़े थे। दैट वॉज रियल, और वो बहुत 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 गंदी और बहुत डरावनी चीज़ थी यार। वो लिटरली हमने नहीं जलाई थी। मैंने उसको बोला भाई लोगों को समझ दे दे, लेकिन तू सिगरेट को यहाँ पर रख के यहाँ पर जला, वो गलती से जलनी नहीं चाहिए। सो दैट वॉज द वेरी फनीएस्ट पार्ट ऑल्सो, एंड दैट वॉज अ वेरी सीरियस पार्ट ऑल्सो एट द सेम टाइम, बिकॉज क्योंकि हम ऐसा ये सारी चीज़ें को हम ऐसा सपोर्ट नहीं करते, बिकॉज लेकिन हमको ये मूवी के लिए मूवी लिबर्टीज़ के हिसाब से थोड़ा सा कैरेक्टर को दिखाना पड़ता था, तो दैट्स वाई हमको ये करना पड़ा। लेकिन दैट वाज अ वेरी स्केरियस्ट मोमेंट यार, वो सिगरेट मुंह में पकड़ना इज लाइक ओ माय गॉड।
वो बुखार आ गया था बाबा मेरे को तो वो देख के। फिर उसके बाद क्या, प्रशांत को नीलेश दिख जाता है, फिर वो दोनों डोंगर पे जाते हैं फर्स्ट क्लास। डोंगर पे जाने के बाद दोनों के बीच में बातचीत होती है। और फिर बाद में आपको, मुझे एक दो जनों ने प्रश्न पूछे कि आप तो यार इतना रो रहे थे, इतना उद्वेग दिखा रहे थे कि कोई कैसे कर सकता है और क्या कर सकता है, और फिर आप एंड में जाके आप ही लड़कियों की बुराई करते हो। मतलब मैं, प्रशांत बुराई करता है ना लड़कियों की, वो ऐसी होना चाहिए लड़कियों के साथ, कंधों से कंधा मिलाकर चलना है, ऑल एंड ऑल दैट। तो ये सब एक ड्रामा था। बिकॉज आप देखो ना, जब प्रशांत बोलता है कि अच्छा हुआ, तो वो पत्थर की तरफ देखता है, वो गिरा हुआ पत्थर जो नीलेश फेंकता है ना नीचे, तो पत्थर की तरफ देखता है। प्रशांत को पता चल जाता है कि नीलेश उसके साथ कुछ ना कुछ करने वाला था। तो प्रशांत इन डायरेक्टली ना पूछने के बावजूद वो इनडायरेक्टली पूछता है कि बाबा क्या है ये, तूने मतलब ये ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मतलब इनडायरेक्टली नीलेश के मन से बातें निकालना चाहता था कि भाई बता एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ। और जैसा प्रशांत का प्लान था वो वही होता है, और एज ए डायरेक्टर मेरा भी जो प्लान था मैंने वही किया। सो फिर प्रशांत बोलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। फिर नीलेश बोलता है कि अब लग रहा है ना तुम्हारा भाई, इसका मतलब अब दोनों का, उसको लग रहा है कि प्रशांत भी उसी की तरह सोचता है, लेकिन नो, वो सिर्फ उसके मन में की बात निकालना चाहता था। फिर प्रशांत उसको पूछ ही लेता है कि वो रेप तूने किया है ना, तो नीलेश बताता है कि फिर वो सीन नंबर 3 में फिर से सीन जाता है, जब प्रशांत, नीलेश का सिर्फ आवाज़ आता था कि मैं गाँव जा रहा हूँ तू जा। तो एक्चुअली वो गाँव नहीं जाता है, वो उसके पीछे होता है। ही वॉज प्लानिंग टू हाउ टू जस्ट टेक रिवेंज फ्रॉम हर, जिसने उसको स्लैप किया। तो वहाँ पर पता चल जाता है कि फिर वो लड़की का चेहरा रिवील हो जाता है कि वो कौन थी। मधु का चेहरा फाइनली रिवील हो जाता है। फिर वो उसका बहुत गंदी तरह से रेप करता है। एंड जो आप इतना सीरियस और इतना इमोशनल सीन देखते हो ना, उसको बनाने में जो मज़ा है ना, मैं आपको लिटरली बता नहीं सकता। एक्चुअली ये बताना गलत होगा कि ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए मैंने, लेकिन सच्चे बता रहा हूँ, इसको शूट करते हुए बहुत मज़ा आया, क्योंकि ये हमारे गावड़े सर का एक साइट है जो गोवा में है। और वहाँ पर वर्कर जो है उन्होंने इतना हेल्प किया, इतना हेल्प किया कि बस रे बस। उन्होंने लाइफ में फर्स्ट टाइम शूटिंग देखी और देवर सो अमेज्ड कि यार ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और वो सब मुझे पागल समझ रहे थे, बिकॉज एज ए डायरेक्टर अपने खुद से बात करना पड़ता है ना, कि अभी मैं यहाँ से जाऊँगा, फिर ये जाऊँगा, तो दे ऑल वर लाफिंग एट मी। तो मुझे बहुत मज़ा आया उस सीन में। और लाइटिंग का भी आप देख सकते हो, काफ़ी उसमें ब्लू और रेड और ये सारी लाइटिंग हमने यूज़ की है। तो ये लाइटिंग भी यूज़ करते वो भी सारे लोग हमको काफ़ी हेल्प कर रहे थे, हमारा लाइटिंग सेटअप में काफ़ी हेल्प कर रहे थे। और इतना मज़ा आ रहा था ना, फिर आई वॉज डायरेक्टिंग टू नीलेश कि यार ऐसा कर वैसा कर, उससे कुछ गलतियाँ हो रही थी। एंड देन आई वॉज जस्ट स्कोल्डिंग हिम कि यार ऐसा मत कर, वैसा कर। तो वो बहुत हंस रहे थे, बहुत गंदा वाला हंस रहे थे वो सारे लोग। तो बहुत मज़ा आया मेरे को ये सीन शूट करने में। जितना ही सीरियस सीन आपको दिखता है उतने हमको बहुत मज़ा आया शूट करने में। और कैमरा के पीछे कम से कम हो गए, नहीं बोले तो कम से कम 30 से 35 लोग हो गए वहाँ पे, 30 से 35 लोग आराम से, जो शूटिंग को देख के एंजॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद में पता चल जाए कि बाबा, नीलेश बताता है कि हाँ भाई वो रेप मैंने ही किया है। फिर प्रशांत रोने लगता है, तो नीलेश भी लाइक कि भाई तू क्यों रो रहा है, रोए उसका घरदार। देन यहाँ पर एक मेन सस्पेंस यहाँ पर आता है कि वो लड़की जो है वो प्रशांत की इनडायरेक्टली और मुंह बोली बहन होती है। तो अब ये स्टोरी डायरेक्टली जंप करती है सीन नंबर 1 पे, जहाँ पर प्रशांत के हाथ को लगे हुआ रहता है। तो आपने तो देखा ही होगा, जो प्रशांत के हाथ को लगे हुआ रहता है, तो प्रशांत के हाथ को कैसे लगता है और क्यों लगता है और उसके पीछे का रीजन अपने को सीन नंबर 11 में पता चल जाता है। कि प्रशांत वही ऑब्वियसली सोशल मीडिया रील देखते देखते रास्ता क्रॉस कर रहा है। भाई का दिमाग देखो इतना बड़ा, मतलब कमाल है। रास्ता क्रॉस करते करते रील देखता है, तो फिर वो अंकल उसे बचाते थे। तो वाइल बचाइविंग, वाओ व्हाट अ वर्ड, तो वाइल सेविंग हिज लाइफ, तो उसके हाथ को लग जाता है। तो वहाँ पर वो अंकल का चेहरा रिवील होता है। वो अंकल होते हैं दूसरे सुनील अंकल, इनका नाम सुनील सर है एक्चुअली। और फिर बाद में पता चल जाता है कि वो साक्षी, वो मधु होती है, जिसका रेप हुआ है वो मधु होती है। और वो उसे भैया भैया बोलती है। द वे शी केयर ऑफ हर, द वे शी केयर ऑफ हिम, एक्चुअली प्रशांत की जो केयर करती है, उसे पानी पिलाती है। देन वो अंकल भी उसे बोलती है कि चल यार मैं घर छोड़ देता हूँ। तो प्रशांत बोलता है नहीं मैं पास में रहता हूँ। और देन फिर वहाँ पे फ्लैशबैक कट होके वहाँ पर पता चल जाता है कि वो अंकल जो उसको हक किया था प्रशांत ने, वो कौन है। तो एग्जैक्टली वही अंकल होते हैं जो प्रशांत की हेल्प करते हैं और प्रशांत की जान बचाते हैं। तो इसलिए प्रशांत को ज़्यादा बुरा और ज़्यादा बुरा फील होता है कि जिसने मुझे मेरी जान बचाई, और जिस लड़की ने मुझे भाई बोला, आज उसके उन्हीं के साथ इतना बुरा हो रहा है। फिर प्रशांत बिल्कुल नहीं देखता है कि भाई वो कौन है जिसने इनके साथ बुरा किया है। तो प्रशांत बस एकदम पागलों की तरह उसे मारने लगता है। तो फिर उनके बीच में काफ़ी अच्छा फाइटिंग सीक्वेंस होता है। और फाइटिंग सीक्वेंस का सबसे फनीस्ट सीन ये था कि हम ये लोकेशन पे 2 बार गए, और
इतनी धूप थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। लिटरली मतलब 9 साढ़े 9 बजे इतना भयानक धूप था कि हमारा पूरा ऐसे बदन जल रहा था। लाइक बहुत भयानक धूप थी। तो फिर 2 बार शूटिंग हमारा कैंसिल हुआ। इसके प्रीवियस ब्लॉग में भी मैंने 1-2 बार मेंशन किया है, क्योंकि धूप ही इतनी थी यार, वो पूरा काला काला हो रहा था एंड दैट लुक्स वेरी वेरी बैड। सो उसमें बहुत बुरा लग रहा था एक्चुअली वो। तो फिर प्रशांत उसको मारने लगता है। तो फिर हमने एक दिन सोचा कि चलो यार, अभी अब ऐसे तो मैं इसको रोक नहीं सकता हूँ, और अपने पास इतना कुछ है नहीं, और अपना इतना भी बजट भी नहीं है। बजट है लेकिन वी आर नॉट यूजिंग अवर बजट। सो मैंने सोचा कि चलो यार, अभी थोड़ा शूट करते हैं, जैसा हो वैसा करेंगे। तो फिर हमने जितना पॉसिबल वे हुआ उतना उसका बेस्ट शूट करने का प्रयास किया, विदाउट एनी सेफ्टी, विदाउट एनी हार्नेसेस एंड विदाउट एनी सेफ्टी प्रिकॉशंस। हमने बस भाई शूट कर दिया। मैंने बोला अभी शूट करना ही है, कुछ भी हो जाए। तो फाइटिंग सीक्वेंस मैंने ही डिजाइन किए थे। आई डोंट नो आपको कैसे लगे होंगे और किसने कितना ऑब्जर्व किया होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन वो फाइटिंग सीक्वेंस सारे मैंने डिजाइन किए थे, और मुझे बहुत 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 मजा आया फाइटिंग सीक्वेंस डिजाइन करने में। अब धीरे धीरे मैं भी वो भी सीख रहा हूँ, और ये सारी चीजें मेरे को नहीं आती भाई। मैंने कहीं कुछ सीखा नहीं है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। ना मैंने कुछ कोर्स किया है, और ना मैंने कुछ लिखा है, ना पढ़ा है, ना किसी से कुछ सीखा। मैं जो कर रहा हूँ खुद के हिसाब से कर रहा हूँ। मेरे मेंटेलिटी, मेरे विजुअलाइजेशन को, मेरे पावर को यूज करके मैं सारी चीज़ों को क्रिएट करता हूँ। तो इसमें गलतियाँ बहुत हो सकती है, नो डाउट होनी भी चाहिए ना। अगर गलतियाँ नहीं होगी तो मैं आगे की वीडियो में इंप्रूव कैसे करूंगा ना। अब जो इस वीडियो में मैंने गलती की वो डेफिनेटली आगे की वीडियो में नहीं करूंगा। सो तो फिर हमारा फाइटिंग सीक्वेंस होता है। बहुत धूप थी, और इसमें फनी सीन ये है कि 2-3 सीन में ना क्या हो रहा है कि मेरा माइक भी दिख रहा था। जब नीलेश प्रशांत को पकड़ता है कि भाई ऐसा जा वैसा जा ये जा, तो प्रशांत का माइक दिखता है। 1-2 बार कैमरे की परछाई दिख रही है, और हाथ से दूर हाथ से दिख रहे हैं, ऐसा मतलब पता चल जाता है। और ऑब्वियसली मार नहीं सकता ना यार, ऐसे मारेंगे तो फिर तो हम मर ही जाएंगे सच्ची में। तो एक्टिंग का लिबर्टी होता है ये सब कुछ, तो थोड़ा यूज़ करना पड़ता है। फिर उसके बाद में फिर प्रशांत को बहुत बुरा लगता है। प्रशांत उसको फिर से समझाता है कि भाई तूने क्यों किया ऐसा, क्यों किया, तूने ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसकी जगह तेरी बहन होती तो क्या करता। तो आज मैं तुझे वो सजा दूंगा जो दुनिया का हर इंसान तेरे जैसे इंसान को देना चाहेगा। तो फिर प्रशांत उसे फिर से मारने लगता है, लेकिन अभी नीलेश की भी हाथ खुल चुके हैं। नीलेश भी लाइक कि भाई अभी मैंने मार तो बहुत खा लिया है, अब मैं इससे ज़्यादा मार नहीं खा सकता हूँ। एंड अगर ऐसी बात है, अगर तू मुझे जान से मारना चाहता है तो मैं भी अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। इनफैक्ट कोई भी हो अपने आप को बचाने के लिए हर कुछ करेगा, चाहे वो सही हो या गलत, डजेंट मैटर। तो फिर नीलेश भी उसे मारने लगता है, और दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा होता है। मैं उसको और लेंदी करने वाला था एक्चुअली फाइटिंग सीक्वेंस को, लेकिन मैंने नहीं किया। एंड मैंने नहीं किया वो फाइटिंग सीक्वेंस को ज़्यादा लेंदी, उसको जल्दी से फटाक से ख़त्म कर दिया। और मैं चाहता था कि ही सफ़र्स फ्रॉम द पेन ऑफ डाइंग। मैं चाहता था कि जो हमारा कैरेक्टर है वो इतने आसानी से ना मरे। मैं चाहता था एज ए डायरेक्टर, मैं चाहता था कि यार इसको ना वो सफ़र हो, कि लाइक वो पेन उसको महसूस होना चाहिए। वैसे क्या है, अगर यहाँ पर गोली मार दी तो एक झटके में मर सकता है आदमी, लेकिन तड़प तड़प के मरना में अलग मजा है। एज ए डायरेक्टर मैं वो चाहता था फ्रॉम अवर एंटोगनिस्ट कि ये ऐसे मरे। सो इसीलिए ये सारा कुछ मैंने डिज़ाइन किया है कि मैं इसको ऐसे ऐसे यहाँ से लेके जाऊँगा, ये लेके जाऊँगा, वो करूँगा, और फिर यहाँ से इसको यहाँ से ढकल दूंगा। सो ये सब कुछ एक प्लान था एज ए डायरेक्टर ऑल्सो, और एज ए एक्टर इन द मूवी ऑल्सो। एज ए प्रशांत का भी कैरेक्टर जो है वो भी यही चाहता था कि वो तड़प तड़प के मरे। एंड यस, इसीलिए इसी वजह से वो वहाँ से घसर जाता है। एंड द रीज़न बिहाइंड ऑफ दैट होल्डिंग द हैंड्स, जो आपने देखा होगा कि वो जो हाथ को पकड़ता है, तो आपने अगर केयरफुली देखा होगा तो देयर इज़ अ सिम्बलिज्म। मैंने इसमें एक सिम्बल, एज ए डायरेक्टर एक सिम्बल ऐड करने का प्रयास किया, कि जिसमें एक बंदा जो है वो हाथ ऐसे पकड़ के रखता है, और एक का हाथ छूटे हुआ है। मतलब ही इज कंप्लीटिंग, और ही इज आंसरिंग टू ऑल दैट क्वेश्चंस जो भी उनके पेरेंट्स के बीच में होते हैं, और वो अपना कर्तव्य पार पाड़ रहा है। मतलब वो अपने कर्तव्य को निभा रहा है। मतलब जो कैरेक्टर है ऑब्वियसली प्रशांत अपने कर्तव्य को निभा रहा है, कि ही इज़ नॉट होल्डिंग हिज हैंड। अगर वो अपना हैंड होल्ड कर रहा तो शायद ही इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम, ही इज़ नॉट पार पाडिंग द कर्तव्य, बट ही इज पार पाडिंग हिज कर्तव्य। सो दैट्स वाई उसका हाथ ऐसा है, और वो धीरे 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 हाथ छूट जाता है और वो गिर जाता है। इसका मतलब उसने अपने कर्तव्य को पार पाड़ा है। सो दिस इज द क्रिएटिविटी ऑफ माइंड। और ये मेरे लिए क्रिस्टोफर नोलन के लेवल का है। बिकॉज ऑब्वियसली यार मतलब मैं इतना बड़ा हो भी हूँ नहीं, मैं तो धीरे धीरे कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली, कि यार मैं ये भी सोच सकता हूँ। तो दिमाग में नए नए आइडिया आते तो मुझे मैं अपनी प्यार में गिर जाता हूँ। मैं अपने आप से बहुत खुश हो जाता हूँ कि यार वाह वाह। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये आप पर ये कितना इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ों का, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे बहुत कुछ सिखाती है। एंड दिस ऑल दोस थिंग मेक्स मी बेटर देन यस्टरडे।
सो दैट इज़ वेरी वेरी गुड. सो दिस इज़ द थिंग. फिर क्या, फिर नीलेश गिर जाता है और नीलेश गिर जाने के बाद फिर से स्टोरी जाती है सीन नंबर 1 पर, जहाँ पर प्रशांत ने उसे डायलॉग बोला था कि एक दिन ना बहुत बुरा मरेगा तू. फिर नीलेश बोलता है कि तू है ना बचाने के लिए. तो प्रशांत क्या बोलता है, ये तो वक्त ही बताएगा. सो द रीजन्स बिहाइंड दिस लाइन्स एंड द रीजन बिहाइंड दिस डायलॉग्स एंड रीजन बिहाइंड दिस सीन इज कि यार अगर तू गलत करेगा तो शायद मैं तुझे नहीं बचाऊंगा, चाहे तू मेरा कितना भी अच्छा दोस्त हो. एंड दिस इज द मोटो ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो, कि यार तू गलत है, तूने गलत किया और तूने बहुत गलत किया है और तुझे सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे तू मेरा कितना भी अच्छा दोस्त हो तो मैं तुझे डेफिनेटली सज़ा दूंगा. सो इसीलिए वो फिर वो उनके वॉइस ओवर्स पीछे से चलती है, दोनों के फेस दिखते हैं, प्रशांत और नीलेश का फेस दिखता है और पीछे से वो डायलॉग चलता है कि एक दिन ना बहुत बुरा मरेगा तो तू है ना बचाने के लिए. और फाइनली प्रशांत ने वक्त पे बता ही दिया कि भाई नहीं, मैं तुझे नहीं बचाऊंगा. सो दैट वॉज ऑल द क्रिएटिविटी ऑफ माइंड. मैंने इसको बहुत 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 सोचा. ये वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगा इन द सेंस इसको पेपर पर उतारने में ही मुझे बहुत टाइम लगा. और उतारने के बाद भी एक दो गलतियां मुझसे हो गई थी, तो मैंने भी उसको डबिंग के थ्रू कवर कर लिया, जो आपको पता भी नहीं चला. और मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, ताकि अगर अदरवाइज आप फिर से मुझे ट्रोल करोगे. सो उसमें 2-3 गलतियां थी जो अभी नहीं है, पहले थी. वो डबिंग में मैंने सब कुछ कवर कर लिया है. एंड ये वीडियो आई थिंक आज तक का मेरा सबसे बेस्ट वीडियो है जो मैंने अभी आज तक बनाया है. और एवरी वीडियो टीचिंग मी लॉट्स ऑफ थिंग. हर वीडियो मुझे एक नई नई चीज़ें सिखा रहा है, इसमें ये करना है, वो करना है, वो करना है. और अगले वीडियो में तो मैं धमाल मचाने वाला हूँ डेफिनेटली, बिकॉज मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है ये सब चीज़ें करने में. एंड द वे यू ऑल आर शोइंग द लव, जिस प्रकार से आप मुझे ये प्यार बता रहे हो, आपका प्यार जताते हो, ये सब चीज़ें ना मुझे बहुत 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 अमेजिंग लगती है, बहुत मज़ा आता है. जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो वो लगता है यार कि दे ऑल आर प्रेजिंग माई वर्क, दे ऑल आर प्रेजिंग माई टैलेंट, दे ऑल आर प्रेजिंग माई टाइम, दे ऑल आर जस्ट गिविंग द रिस्पेक्ट टू माई वर्क. एंड दैट इज़ द ओनली थिंग व्हाट आई वांट फ्रॉम यू ऑल. मुझे बस यही चाहिए था और ये मुझे मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है यार. थैंक यू सो मच गाइस. सो ये था इस वीडियो का एक रिव्यू जो भी था. और काफ़ी फ़नी सीन्स भी हुए हमारे साथ, बहुत मज़ा भी आया और बहुत सी चीज़ें की हमने ये शूटिंग में. और इतने प्रॉब्लम आते थे लेकिन फिर भी हम डटे रहे और हमने किया फाइनली. सो यार बहुत मज़ा आया ये सारी शूटिंग करने में. तो आई डोंट नो ये रिव्यू कैसा लगा आपको. एंड मुझे भी नहीं पता, आई थिंक मैं फ्लो में कुछ ज़्यादा ही बोल गया. लेकिन ये बस एक मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरा आवड़ता टॉपिक रहा तो मैं ज़्यादा बोलता हूँ. और दिस इज़ द ओनली आई लव द मोस्ट. सो यार मैंने बहुत बोला था, सॉरी फॉर दैट. और आगे भी मैं मेरे जो भी वीडियो है हमारे टीम निशान पर जो भी मैं पोस्ट करूँगा उसके रिव्यू डालने का प्रयास ज़रूर करूँगा. आपके लिए नहीं, आप ही के लिए यार. चलो, सो इसी के साथ हमारा ये रिव्यू खत्म होता है. तो मिलते हैं अगले रिव्यू में. तब तक के लिए लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो. ठीक है, चलो बाय बाय.